और अगर 50% आबादी के प्रति न्याय नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनका ये विजन पूर्ण नहीं होगा। माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी। महोदय, आज सदन के सामने एक संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक विचार के लिए रखे हुए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। मैं इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक पहल जो ये 3 विधेयक ला के उन्होंने सदन में किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से, प्रारंभ से, माननीय सदस्य सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य इस तरफ भी प्लीज। माननीय महोदय, कंटिन्यू। महोदया, प्रधानमंत्री जी का शुरू से, प्रारंभ से एक विजन रहा है और वो विजन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज जो ये 3 विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक जो सदन में लाए गए हैं, वो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के लाया गया है। महोदया, 50% महिलाओं की आबादी है और अगर 50% आबादी के प्रति न्याय नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनका ये विजन पूर्ण नहीं होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह लाया है। आज इसलिए लाया है उन्होंने कि जो कानून बनाने में आज पंचायतों में है, पंचायतों में 33% आरक्षण था, कई राज्यों ने 50% आरक्षण किया, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा और सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मैं पंचायतों में तो वर्षों से शासन चला रहे हूं। इस देश का कानून बनाने में, राज्य के कानून बनाने में मेरी भागीदारी कब होगी? और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन 50% महिलाओं के प्रति न्याय किया है और न्याय करके यह बिल लाने का काम उन्होंने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको कानून बनाने में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका प्रयास है ये, उनकी सोच है ये कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो, उसमें 33% महिलाएं इस सदन के सदस्य बने। और आप कल्पना कर सकती हैं महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वो भागीदार हैं, सरकार में उनकी सहभागिता है। यह काम ऐतिहासिक करने का काम उन्होंने किया। और इसलिए
और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए भी अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधानसभाओं में 50% सीट बढ़ा दी जाए। 50% अगर सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं हैं। महिला एक समाज है और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है। और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। इस देश की महिलाएं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है, आपको बता देंगे, अभी ठहर जाइए थोड़ी ना, अभी अखिलेश जी को बताते हैं। तो इसलिए ये आ रहा है, अब विधानसभाओं में सीटें बढ़ेगी, लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कल देख रहा था, मैं कल सुन रहा था कि माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं, किरण रिजिजू जी जा रहे हैं, हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया, उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है। 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने ये बात कही। अब ये बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता तो मुझको लगता कि चलिए भाई अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका गांधी जब ये बोल रही है सदन में कि हम इसको कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है। ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में क्रांति, जो सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और एक बैग सदन के में बिल लेके आ गए। अर्जुन मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी चले गए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री वो भी हैं। वो बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि नहीं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार बार आग्रह करने के बावजूद। आपकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं
कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है। अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को ना चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है। तो ये काम तो करिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया। इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाह के भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है। इस गलतफहमी में नहीं दीजिए। तो सभी तर्क सभी उनके जो तर्क थे, कल मैंने सुना बहुत विस्तार से उनका भाषण। थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं। अभी नहीं हुआ है खत्म मैडम, इतना जल्दी मुड़ी मत हिलाइए, अभी समाप्त बचा हुआ है बहुत कुछ। तो इसलिए कोई तथ्य नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो वर्षों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है। मैं उनको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। पंचायतों में 33% का आरक्षण लागू था। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और 2006 में उन्होंने कहा कि 33% हम नहीं मानते हैं। हम इस देश में महिलाओं की आबादी और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50% है। हम 50% पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और सिर्फ उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उस पर भी आरक्षण उन्होंने दिया। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे। एनडीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए, मैंने देखा है बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़ के वो गायब हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव का आप रिजल्ट देखिए। 84 ऐसी सीट है जिसमें पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा है और एनडीए के पक्ष में गिरा है। ऐसा क्यों अन्याय कर रही हैं आप मैडम? अन्याय मत करिए, आप ऐसा अन्याय मत करिए। मेघवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उनकी पार्टी का टाइम दे दीजिए इधर। बोलिए मेघवाल जी। अब 2023 से मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस समय से इस देश की मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है कि मुझको कब मौका मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने आज उनको मौका दिया तो आप विरोध में खड़े हो गए। अरे ऐसा क्या है? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में जो बिल लाया है उनके नेतृत्व की सरकार ने, वो उसी भावना को जो मातृत्व शक्ति 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी उस भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लाया है इस सदन में। और इसलिए हम विपक्ष से अपील करेंगे, हठ धर्मिता छोड़ दीजिए, हठ धर्मी मत बनिए।
रास्ता मत खोजिए, इधर उधर बाएं दाएं जाने का रास्ता मत खोजिए। अगर आपने विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सच कहा है। अगले 20-25 वर्षों तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी 2005 से 2026 तक खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप क्या बात करिए, कल प्रियंका जी बोल रही थी, आपने क्यों नहीं पास करा? अरे प्रियंका जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में 4 बार यह प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। आप विपक्ष में थे, आपने समर्थन नहीं किया और उसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। तो इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, इस चक्कर में मत पड़िए, उनसे झटका मारिए। और अगर उनके साथ सटे रहिएगा तो बिहार में इनका क्या हाल हुआ है मालूम है ना? 27 से 19 से 6 और उस 6 में भी 3 गो बाहर निकल गया है, अभी 3 गो बचे हैं। तो इसलिए इनका हसरोई होने वाला है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का और जो अन्य विधेयक आए हैं मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 50% की आबादी के साथ न्याय करने का काम किया। ये इनको अगर भगवान सुबुद्धि दे, इस वर्ष से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको सुबुद्धि दीजिए ताकि जो आने वाले दंश हैं वर्षों तक उससे ये बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।